जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा। मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है, जल के मर जाने से क्या होगा। जो हमसे हो रहा है काम, परवाने से क्या होगा। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं और सब ठीक कहते हैं। कसम 100 बार वो खाएं, कसम खाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो दामने दस्ते दुआ आजिज़, ज़ुबां ही बेअसर है हाथ फैलाने से क्या होगा। कलीम आजिज़। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, ये जो मैंने गज़ल पूरी आप लोगों के सामने पढ़ी है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के जो उनके में शामिल है कलीम आजिज़ का मजमुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, उसकी इब्तदाई गज़लों में से जो शामिल है 5 गज़लें हैं, उसकी दूसरी गज़ल है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो के शुरू में कुछ इस तरह से एक आध गज़लें आप लोगों के सामने पढ़ूं। वैसे लाइव आकर के मैं अफसाने और इंशाई को पढ़ रहा हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से आप लुत्फ़ अंदोज़ और फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव इस तरह से पढ़ते हैं या मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी इस तरह से करते हैं कि असल मतन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती है। तो उससे बहुत सारे सवालात जब बनते हैं तो हमारे जहन में वो चीज़ें नहीं आती, क्योंकि असल मतन तक हमारी रसाई नहीं होती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को उसको ऑडियो में आप लोगों को सुनाऊं, ताकि आप लोगों को ऐसा महसूस हो, ये या अछूता ना महसूस हो, अनपढ़ या ना पढ़ा हुआ ना महसूस हो। तो इसी तरह से मैं हर वीडियो के शुरू में भी जो बनाऊंगा किसी एक टॉपिक पर, जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं रजब अली बेग सुरूर और उनके दास्तान जो है किताब फसाने अजायब पर। तो उससे पहले मैंने कलीम आजिज़ की एक गज़ल पूरी पढ़ी है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कलीम आजिज़ का जो एक मुनफरिद लहजा है, जिनमें मीर का असर भी दिखता है और उनका अलग लहजा भी दिखता है। जदीद जो मसाइल हैं उनको क्लासिकी अंदाज में जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, उसकी अलग बहस है। बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रजब अली बेग सुरूर और उनकी दास्तान फसाने अजायब पर। दास्तान सीरीज़ हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने बात की है बोस्तान ख्याल पर। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं रजब अली बेग सुरूर और उनकी दास्तान पर। सबसे पहले बात करते हैं रजब अली बेग सुरूर के बारे में। तो रजब अली बेग सुरूर जो थे, ये लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी और बनारस में इनका इंतकाल हुआ था। 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1869 ईस्वी में, यानी गालिब के साल वफ़ात के साल, इन्होंने बनारस में इनकी भी वफ़ात हुई थी। लखनऊ में रहे, उसके बाद जिला वतन किए गए, कानपुर गए, कानपुर से फिर वापस लखनऊ आए और उसके बाद लखनऊ से आखिरी उम्र में ये बनारस चले गए, तो वहीं उनका इंतकाल हुआ था। तो ज्ञानचंद जैन के मुताबिक, ये ज्ञानचंद जैन की तहकीक भी है, आगे हम बात करेंगे इसको। 1824 दिसंबर 1824 ईस्वी में इनको जिलावतन किया गया था और कानपुर गए थे और कानपुर जा करके उन्होंने फसाने अजायब लिखी थी। और हम और आप सभी जानते हैं अपने उनके जो रफ़क़ा थे उनकी फरमाइश पर बाद मुहक्किकीन ने इसको साबित किया है। कमरुल अफरीदी साहब ने भी लिखा है, ज्ञानचंद जैन वगैरह ने भी लिखा है कि इन्होंने अपनी इस दास्तान की इब्तदा लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उसकी तकमील जो है या उसको मुकम्मल तरीके से, यहाँ पे तो कुछ चंद चीज़ें उन्होंने लिखी थी या कही थी, उसको हतमी तौर पे कानपुर में ही मुकम्मल किया था। 1825 ईस्वी में फसाने अजायब इन्होंने लिखा। ये ज्ञानचंद जैन की तहकीक है। वैसे तमाम लोग कहते हैं 1824 ईस्वी में लिखा, लेकिन 1824 ईस्वी में, दिसंबर 1824 ईस्वी में इनको जिला वतन किया गया है। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक महीने में कैसे इन्होंने फसाने अजायब लिख दिया होगा। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला ज्ञानचंद जैन ने कि 1825 ईस्वी इसकी साल तसनीफ़ है। नसीरुद्दीन हैदर ने उनका कसूर माफ़ किया था और लखनऊ आने की इजाज़त दी थी। गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको जिला वतन किया था। वाजिद अली शाह के ज़माने में इनको 50,000 रुपये माहवार फिक्स किया गया था और उनको एक वजीफ़ा एक तरह से दिया जा रहा था। ये वाजिद अली शाह के आखिरी ज़माने में थे।
1859 ईस्वी में बनारस गए थे और आखिरी उम्र तक 1869 ईस्वी तक वहीं पर रहे थे। सुरूर की तसनीफ़ात में अगर हम देखें तो अक्सर सुरूर लफ्ज़ वहाँ पे आता है। जैसे पहली तसनीफ़ तो फसाने अजायब है, दूसरी ये अहम तसनीफ़ उनका शगुफ़े मोहब्बत है 1856 ईस्वी में। ये मलिक मोहम्मद व गेती अफरोज़ जो किस्सा है बहरचंद खत्री का, उसी से ये दास्तान माखूज़ है, लेकिन यहाँ पे भी उनका उसलूब या उनका जो एक तर्ज़ है सुरूर का, उसका मुनफरिद लहजा उनका दिखता है। शगुफ़े मोहब्बत में 1856 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। गुलज़ार सुरूर है, ये एक तमसीली दास्तान है। इसी तरह से गुलज़ार सुरूर ये जो है मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरेज़ी की तसनीफ़ हदायकुल उश्शाक़ का ये तर्जुमा है। गालिब ने इसकी इब्तिदा में एक तकरीज़ भी लिखी है। ये आप लोगों की याद रखने की चीज़ है। शबिस्तान सुरूर अलिफ लैला का तर्जुमा है। शरार इश्क़ भी एक इनकी किताब है। फसाने इबरत जो है एक तारीख़ी हकीकत है, जिसमें लखनऊ के आखिरी 4 नवाबों का जो ज़िक्र है, उनकी हालात ज़िक्र है कि किस तरह से वो उनके ऊपर या उनका ज़वाल जिस तरह से हुआ था आखिरी वाजिद अली शाह के ज़माने तक, उसका एक तरह से फसाने इबरत नामी किताब इन्होंने लिखी थी। सुरूर सुल्तानी भी इनकी किताब है। ये वाजिद अली शाह की फरमाइश पर शाहनामे के फ़ारसी तलख़ीस इन्होंने शाहनामे के जो फ़ारसी तलख़ीस है शमशीर खानी, इनका उर्दू तर्जुमा इन्होंने सुरूर सुल्तानी के नाम से किया था। और ज़हाक ड्रामा जो है, ज़हाक जो मोहम्मद हसन का है, लगभग इसी से ही माखूज़ है, जिसकी तरफ मोहम्मद हसन ने भी इशारा किया है कि उसका किस्सा वहाँ से भी लिया गया है। इसके ऊपर एक बहस थी, इससे पहले मैंने वीडियो में इसका ज़िक्र भी किया है। आप लोग हमारे चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हैं। ज़हाक पर एक बाकायदा वीडियो मैंने बना रखा है। इंशाए सुरूर जो इनकी किताब है, ये मकातीब उनके खतूत का मजमुआ है, तो ये याद रखने की चीज़ है। ये सुरूर के ये कारनामे हैं। अब हम बात करते हैं फसाने अजायब के ऊपर। फसाने अजायब जो है, ये उर्दू की एक ऐसी दास्तान की किताब है जो बिल्कुल दूसरी ट्रेंड कही जा सकती है। एक ट्रेंड बागो बहार का है और दूसरी ट्रेंड जो है वो फसाने अजायब का है। बागो बहार जिसकी नस्ल सलीस है, सादा बयान है, उसमें सादा ज़बान है और बिल्कुल आम मुहावरे की ज़बान है, आम बोलचाल की ज़बान है। जबकि फसाने अजायब की ख़ुसूसियत यह है कि वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके उलट है। यानी यहाँ पे ना आम बोलचाल है, बिल्कुल मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा इबारत है और यहाँ पे बिल्कुल ज़बान दानी का एक जो कहते हैं कि एक तजुर्बा जो उनका था, सुरूर की जितनी भी उनकी गिरफ्त थी ज़बान में, तमाम के तमाम चीज़ों को उन्होंने इस फसाने अजायब में उड़ेल दिया है। कहने को तो उन्होंने अपने इस मुकदमे में, चूँकि देखिए फसाने अजायब के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने 17 बार लगभग 18 बार मतन में तब्दीली की थी। 18 बार उन्होंने शाया किया था और मतन में तब्दीली की थी। तो मुहक्किकीन ने कमरुल हुदा फरीदी साहब ने भी अपनी किताब में जो दास्तान के ऊपर उन्होंने लिखी है, तो उसमें भी इसका जिक्र किया है कि इन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो बाद में भी शामिल कर दी हैं, पहले नहीं शामिल थी, अपनी किताब की मकबूलियत के लिए या ख़ुद अपनी मकबूलियत के लिए। एक ज़माना आप देख लीजिए, मीर अमन का ज़माना बहुत पहले का है, वो 1802 में ही उन्होंने बागो बहार लिख दिया था। इन्होंने 1825 में लिखा है फसाने अजायब। 1824 तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन 1825 ज्ञानचंद जैन की बात में तस्लीम करता हूँ और ये हकीकत भी है, वाज़े भी लगता है और इसी को फरीदी साहब ने भी तरजीह दी है। तो 18 बार इन्होंने तब्दीली की है। तो अपने मुकदमे में इन्होंने ज़बरदस्ती बागो बहार का जिक्र किया और मीर अमन का जिक्र किया। मीर अमन की जो एक खूबी थी वह दहलवी ज़बान की उनकी जो मतलब सलाहियत थी या जो उन्होंने बागो बहार में उसको अख्तियार किया था, उसके उलट इन्होंने अख्तियार किया। लखनवी जो इनका दबिस्तान लखनवी था, वो लखनऊ था, उसका जो एक ट्रेंड था इन्होंने अख्तियार किया। तो उससे अपने आप को जाहिर किया कि हाँ, मैंने उसके बिल्कुल मुकाबले में लिखा है और उसके ख़िलाफ़ मैंने लिखा, उसको जवाब देने के लिए लिखा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, फरीदी साहब ने भी इसको साबित किया कि बाद में इसको मकबूलियत देने के लिए लिखा। बहरहाल इन्होंने उसका ज़िक्र ज़रूर किया है।
बागो बहार में कि उसका मैंने जवाब दिया है। 1824 मैंने जैसा कि बताया कि ज्ञानचंद जैन ने उसको साबित किया। 1825 में ये किताब लिखी गई है और कानपुर में अपने दोस्त हकीम सैयद असद अली की फरमाइश पर इन्होंने लिखी। 1843 ईस्वी में पहली बार शाया हुआ है ये दास्तान की किताब जो है, पहली बार शाया हुई 1843 ईस्वी में। इन्होंने कहा है ये तबाज़ात दास्तान है, लेकिन इसकी माखज़ात की तरफ बाद लोगों ने कहा सहरुल बयान में भी गुलजार नसीम का भी असर इसमें देखता है, या इसी तरह से बोस्तान ख्याल, या इसी तरह से तो ये तमाम उस वक्त की पहली मसनवी, जैसे तोते की कहानी ले लीजिए या लावलद बादशाह के होने की कहानी ले लीजिए, या इसी तरह से जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं उसमें जो मुहिम्मात हैं, बहुत सारे मुहक्किकीन ने उसको साबित किया है कि बहुत सारी इन्होंने दास्तान सामने रखी, उससे एक निचोड़ अपना तैयार है। बहरहाल इनका एक उसलूब की वजह से इसको तबाज़ात कहा भी जा सकता है। बाद लोगों ने इसको नावल के ज़ुमरे में भी पहले अव्वलियत का दर्जा दिया भी है, उसलूब अहमद अंसारी जैसे लोगों ने। तो बागो बहार और फसाने अजायब के झगड़े के बारे में मैंने गुफ्तगू कर दी है। इनकी हयात में मुतादिद बार शाया हुआ, 18 बार इन्होंने लगभग मतन में तब्दीली की थी, इसको मुहक्किकीन ने साबित भी किया है। गाज़ीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर की तारीफ़ की है। नसीरुद्दीन के हैदर के दरबार में इन्होंने पेश किया था। गाज़ीउद्दीन हैदर ने चूँकि इनको जिला वतन किया था कत्ल के इल्ज़ाम में, बाद में नसीरुद्दीन हैदर ने उनको माफ़ कर दिया था और उन्होंने लखनऊ आने की इनकी इजाज़त दी थी, उन्हीं के दरबार में इन्होंने पेश किया था। अब इस दास्तान के अगर ख़ुलासे की बात कर लीजिए तो मुल्क ख़तन का बादशाह जो था फ़िरोज़ बख्त, उसके वो लावलद था। बहुत 60 साल की उम्र में उसको औलाद होती है, जो शहज़ादा होता है उसका नाम जाने आलम रखा जाता है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि 15वें साल में वो घर से बेघर हो जाएगा। लेकिन 14 साल की उम्र में बादशाह ये सोचता है कि उसकी शादी कर दी जाए, चुनांचा माह तलात के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन 15वें साल में शहजादा एक तोता लेके आता है। तोता उससे अंजुमन आरा जो शहजादी होती है उसकी खूबसूरती की दास्तान जब बताता है तो वो उस पर फ़िदा हो जाता है, और तोता और अपने वज़ीरज़ादा दोस्त के साथ में ले करके अंजुमन आरा की तलाश में निकल जाता है। अंजुमन आरा की तलाश में निकलता है तो रास्ते में मलिका महर निगार मिलती है, जो तो उससे भी महर निगार इस पर फ़रेफ्ता हो जाती है। फिर उसके बाद में वहाँ से उसको इजाज़त ले करके अंजुमन आरा के पास पहुँचता है, तमाम मुहिम्मात को सर्द करता हुआ। वहाँ पर उसके बाप को जब मालूम पड़ता है शहजादे के बारे में तो बहुत खुशी उसको होती है और उसकी शादी करवा देता है। वो वहाँ से लेकर के रास्ते में आता है, मलिका महर निगार को साथ में लेकर के अपना घर वापस जब आते रहता है, उसी रास्ते में वज़ीरज़ादा चूँकि शहजादे को एक इल्म मालूम होता है नक़ल रूह का, तो वज़ीरज़ादा एक होशियारी करता है और उसे एक मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल करने के लिए कहता है। वज़ीरज़ादे को भी वो इल्म मालूम हुआ रहता है। जैसे ही शहजादा उसको दिखाने के लिए बंदर में अपनी रूह मुंतकिल करता है, वज़ीरज़ादा अपनी रूह उस शहजादे के अंदर मुंतकिल करता है। बंदर वहाँ से भाग लेता है। वो तोते के उसमें जिस्म में अपनी रूह को मुंतकिल करके वहाँ से उड़ जाता है। इसी दास्तान के बंदर की तकरीर जो है बहुत मशहूर है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर करता है बंदर। वो हमारे निसाब में भी शामिल है, उसका एक टुकड़ा उसको हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, बंदर की तकरीर जो है। तो इस तरह से वज़ीरज़ादा एक साजिश के तहत शहजादे को बंदर में मुंतकिल करवा देता है और ख़ुद शहजादा बन जाता है। लेकिन मलिका महर निगार, जिसको नैयर मसूद ने सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार बताया है, उसकी मदद से वो हर मुमकिन हर कदम पर शहजादे की मदद करती है, तोते को उड़ा देती है और वहाँ से फिर इस तरह से मदद करते हुए बिल आखिर वज़ीरज़ादे को उसके अंजाम को पहुंचाती है और उसको सज़ा दिलवाती है, और शहज़ादा एक बार फिर से अपने असल हालत में वापस आता है। और इस तरह से वो मलिका महर निगार और अंजुमन आरा को लेकर के माह तलात के पास पहुंचता, अपने वालिद के साथ पास पहुंचता, और खुशी खुशी तमाम लोग अपने साथ में रहने लगते हैं। तो इसके जो अहम किरदार हैं, जाने आलम शहज़ादा जाने आलम है, अंजुमन आरा है, उसका बाप फ़िरोज़ बख्त है, माह तलात जो बहुत नेक खातून होती है, उसकी शहज़ादी जो होती है, जो उसकी बीवी होती है जाने आलम की पहली बीवी, और मलिका महर निगार इसको नैयर मसूद ने जैसा कि मैंने बताया कि सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार इसको बताया है और सबसे ज़बरदस्त किरदार बताया है, जाने आलम और अंजुमन आरा से भी ज़्यादा बढ़ करके। शहपाल
जैसा कि नाम है, बागो बहार में इस नाम का किरदार है। ये अक्सर नेगेटिव किरदार में आते हैं। ये जादूगर होता है। दिल आराम महरनिगार की ये कनीज़ होती है, उसकी राजदार भी होती है। तोता अहम किरदार है, तोता इसका इस दास्तान का अहम किरदार है। नशात अफजा एक बाग का नाम है, और कोहे मतलब बिरार ये एक जगह का नाम है जहाँ पे जोगी होता है, जो नक़ल रूह का इसका इल्म सिखाता है। ठीक है, ये तमाम किरदार हैं। इसके अलावा ख्वाजा सरा महबूब अली ख़ां का भी एक किरदार बहुत अहम है। तो ये कुल मिलाकर के यही फसाने अजायब की कायनात है। इसके किरदार हैं, इसकी कहानियाँ हैं, इसके माखज़ात के बारे में भी आप लोग तफसील से पढ़ सकते हैं। किताबों को जिन किताबों से मैंने ये लेक्चर तैयार किया है उसका डिस्क्रिप्शन में नाम मैंने ज़िक्र कर दिया है। आप लोग वहाँ पर भी जा कर के हक़ाइक़ आप देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी और आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि बुनियादी किताबों की तरफ आप लोगों को राग़िब करूं, और बुनियादी किताबों से ही मैं अपनी इन तमाम जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तमाम जो होते हैं ये बुनियादी किताबों से ही मैं इनको तैयार करता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचें। और एक अगर आपको कोई शक हो तो डिस्क्रिप्शन में किताबें मौजूद हैं, नाम आप जा कर के कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने इल्म में